नमस्कार बच्चों, आज हम भूगोल के अंतर्गत ज्योग्राफी के अंतर्गत एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 3 जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जो मानव क्रियाकलाप है, जिसके अंतर्गत आज पहला लेसन पढ़ेंगे हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो चैप्टर 5 है, और इसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। What are economic activities? The activities from which we get income, that is called economic activities. यानी कि मानव कोई भी क्रियाकलाप करता है, अगर उस क्रियाकलाप से कोई ना कोई एक आय प्राप्त होता है, उसे हम आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। तो इस आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आज हम देखेंगे, इनको हम वी कैन ग्रुप इनटू 4, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वॉटरनरी। जरा हम ये एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ये क्या है। अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जिसमें मानव का संबंध सीधा प्रकृति से है, नेचर से है। यानी कि इस प्रकृति में जो कुछ भी हमारे चारों ओर है, उसका जब हम दोहन करते हैं, जो प्राप्त कर लेते हैं सीधी तरह से, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी या प्राथमिक क्रियाकलाप। इन प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे अभी हंटिंग करना, कोई भोजन की वस्तुओं को संग्रह करना, मछली पकड़ना, अन्य जंतुओं को पालना, या फिर हम वनों से प्राप्त फूलों को, फलों को, या फिर और सामग्री को जो हम वनों से प्राप्त करते हैं, ये भी जो है वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और हम द्वितीय की बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो प्राथमिक जो क्रियाएं हैं, उनसे जो उत्पाद प्राप्त होता है, वो द्वितीय क्रिया यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए ये काम करता है एक रॉ मटेरियल का। यानी कि द्वितीय क्रियाओं में प्राइमरी का जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल का काम करता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विनिर्माण। यानी कि विनिर्माण उद्योग, सारे विनिर्माण उद्योग सब जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। जो मैन्युफैक्चरिंग, ऑल मैन्युफैक्चरिंग आर इंक्लूडेड इन secondary activities. And the next one is tertiary. Tertiary activities means all services, सभी तरह की जो सेवाएं हैं, वे सब जो है वो टर्सरी या तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत हम लेते हैं। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हम देखते हैं, इसमें जो है सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें संबंधित वर्क आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, और संसाधनों का जो है वो लेखा जोखा इसमें अंतर्गत आता है। और इसका जो है बहुत महत्व होता है, खास करके जो विकसित देश है, उन देशों में जो है यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये 4 प्रक्रिया जिसका हम इस लेसन में जो है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन आज हमारा टॉपिक होगा वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस जो एक्टिविटीज़ है, इसका क्या महत्व है, क्या है, क्या वास्तव में क्यों हमको जानना है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा मॉल है या बड़ा सा दुकान है, तो दुकान में बहुत सारे सामानों को रखा जाता है। सामान जो है वो क्या करते हैं, सामानों को रखा जाता है। तो यानी कि वो मॉल का जो प्रबंधन क्या होता है, एक डाटा कलेक्शन होता है। डाटा कलेक्शन करता है कि कौन सा ग्राहक उस मॉल में आता है तो किस तरह का सामान खरीदता है। इस तरह से एक वर्ष का, एक साल का, या फिर एक महीने का लेखा जोखा करने के बाद उससे पता चल जाता है कि इस आज मार्केट में इस चीज़ का ज़रूरत है और इस चीज़ का हमको डिमांड है और इसको लाना है। और इसी आधार पर वो क्या करता है, अपने मॉल में सामानों को, नए सामानों को डालता है। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि उनको तो उनका मॉल को चलना है और विकास करना, मतलब डेवलप करना, ग्रोथ करना है। ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट भी जो है प्लान बनाता है। गवर्नमेंट क्या करता है, ये भी
ये भी जो है वो डाटा कलेक्ट करता है। कैसे डाटा कलेक्ट करता है? डाटा कलेक्शन कैसे होता है? जैसे भी गवर्नमेंट क्या करता है, ये चारों जो प्रक्रियाएं हैं, जो सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी, इन सेक्टर में लगे हुए लोग और कैसे कैसे वो काम करते हैं और किस अंदाज में करते हैं, उनको किस फील्ड में कितना जरूरत है, ये सरकार निर्णय करता है। सरकार सोचता है कि हमारा जो विकास है वो आर्थिक विकास है, वो इसके लिए क्या करता है कि अलग अलग सेक्टर में वो जब एक निर्णय लेता है, नियम बनाता है, तो उस सेक्टर में कितना बजट होगा वो ये तय करता है। इस तरह से इस चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो आज हम पढ़ेंगे जो पहला लेसन है वो है प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो आज हम शुरू करेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, इससे आरंभ करेंगे हम। जैसे कि मैं पहले बताया आपको, और उसी को आगे बढ़ाते हुए प्राइमरी एक्टिविटीज़ आज के संदर्भ में अगर बात करेंगे हम लोग, तो आज भी अगर एशिया के कुछ भाग, जैसे कुछ देश है नेपाल, और अफ्रीका का एक देश है जिसका हम जिक्र करेंगे रवांडा, और एक देश है नाइजर। यहाँ का अभी भी आबादी का 90% यानी कि 90% लोग आज भी प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। ये एक बड़ा बात है। और अगर हम इसी तरह से देखेंगे हम लोग, जो विकसित देश है, यूरोप के जो देश है, यूरोप में 10% जो है वो प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं, जबकि यूएसए में 3%, कनाडा में 5%। यानी कि अगर हम डेवलप्ड कंट्री में देखेंगे तो प्राथमिक जो प्राइमरी एक्टिविटीज है वो बिल्कुल नील है, यानी कि ना के बराबर, कम है, बहुत ही कम है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर ये ज़्यादा है। लेकिन आप देखेंगे पूरा का पूरा विश्व में जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एक अलग ही महत्व है उसका, वो बरकरार रहेगा। तो इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर ये जो है खास करके इसमें हंटिंग, गैदरिंग, फास्टल एक्टिविटीज़ जो पशुओं को पालने का, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वारिंग, ये सारे के सारे जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। तो आप लोग देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन उठता है, वाई द इनहैबिटेंट्स ऑफ कोस्टल एंड प्लेन एरियाज आर एंगेज्ड इन फिशिंग एंड एग्रीकल्चर रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स जो प्लेन एरिया के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और जो तटीय क्षेत्रों में लोग हैं, जो कोस्टल एरिया के लोग हैं, वो आज भी जो है वो फिशिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट ही उस तरह का है, और इसलिए वो उसमें वो एंगेज रहते हैं। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो लगे हुए जो लोग हैं या पीपल, दोज हु आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, दे आर आल्सो कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। रेड कॉलर वर्कर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कई बार जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो आर रेड कॉलर वर्कर्स, दैट मीन्स द प्राइमरी activity, those who are engaged in primary activities, they are called red collar workers due to the outdoor nature of work। उनका जो काम ही है कि वो बाहर में ही काम करना है उनका, और इस तरह से ये जो है करते हैं। इसके बाद अभी हमारे इसी के अंतर्गत एक टॉपिक लेते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। और हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का आप मीनिंग समझते हैं, शिकार करना, हंट करना, क्योंकि शुरुआत में जो है वो मानव पूरी तरह से जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। यानी कि प्रकृति में उस समय क्या, जो पशु थे तो पशुओं का वो शिकार करता था, उसका भोजन करता था वो, और वनस्पतियों से जो वो फल प्राप्त करता था उसका वो भोजन करता था। और साथ ही साथ उस समय ये पारंपरिक जो हथियार है, जैसे पत्थर से हथियार बनाता था, लकड़ी से हथियार बनाता था, इसके अलावा उन हड्डियों से, जो पशुओं की हड्डियों से हथियार बनाकर उन्हीं से जो अपना जीवन यापन का एक साधन ढूंढ लिया करता था। इस तरह से ये हंटिंग और फूड गैदरिंग चलता है। और आज के संदर्भ में देखेंगे हम लोग, तो आज भी देखते हैं सरकार जो है वो इस पर प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन फिर भी अवैध रूप से जो है वो शिकार हो रहा है। और इसके वजह से आज हम देखते हैं कई सारे जीव जो लगभग इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं और वो कगार पर खड़े हैं, वो बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। तो इस तरह से दूसरा एक होता है गैदरिंग।
आज गैदरिंग की बात करें तो गैदरिंग के संदर्भ में भी तो इस तरह से देखते हैं जो प्रिमिटिव सोसाइटीज तो टोटली डिपेंड ऑन द वाइल्ड एनिमल्स. The people who are located in a very cold and extremely hot climates, they also survived on hunting. जैसे अभी हम देखते हैं उत्तर भारत का, अभी एक मैप का पॉइंट आता है इसमें, वो उस पर देखेंगे हम लोग. The people in the coastal area still catch fishing, though fishing has experienced modernization due to technological progress. अब देखते हैं आज के समाज में, आज के आधुनिक समय में जो फिशिंग के मामले में, मछली पकड़ने में बहुत सारी आधुनिकता आ गई है साइंटिफिक तरीके से. आज पहले से ही पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में मछली का उत्पादन ज़्यादा है, वहाँ पर जाके हंटिंग कर लेते हैं. ऐसी स्थिति आ जाए. संग्रहण की बात करें या जो गैदरिंग है, यानी कि संग्रहण करने के जो व्यवस्था है, जो क्रियान्वयन है, क्रियाकलाप है, इसमें अधिक धन की आवश्यकता नहीं पड़ता है और इसमें अधिक जो कोई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं पड़ता है. जो लो टेक्नोलॉजी से जो है वो काम बन जाता है. तो अभी उद्देश्य प्रयास करेंगे. आज भी हम देखते हैं जो आदिम जाति के लोग हैं, जो हार्श क्लाइमेट जो बताया था मैंने, जो नॉर्थ का, जो उत्तर का जो क्षेत्र है, जैसे अभी जो हाई लैटिट्यूड्स वाले क्षेत्र है, वहाँ पर आज भी कुछ जाति के लोग हैं जो जैसे एस्किमोस जो कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड के आसपास के जो लोग हैं, आज भी वो इसी कार्य में लगे हुए हैं. दूसरा पिग्मिस जो है वो कांगो बेसिन में है, जो अफ्रीका के कांगो बेसिन में, वो आज भी अपने काम में लगे पड़े. इसी तरह के जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल है, जो वहाँ पर जो है वो, इवन हम अंडमान निकोबार का भी हम उदाहरण दे सकते हैं, जरावास एंड सेंटिनल्स, वे भी जो है वो आदिम जीवन जीते हैं. आज भी वो जो है वो भोजन की तलाश में और भोजन की संग्रह करने में लगे हुए हैं. और एक जाति है वो सेमांग करके मलेशिया में है, वो भी जो है वो इस में लगे पड़े हैं. अगर हम मानचित्र की बात करें तो बच्चों, मानचित्र में बहुत इम्पोर्टेंट है मानचित्र का, क्योंकि मानचित्र का जो 5 मार्क का क्वेश्चन आता है और इस लेसन से खास करके एक क्वेश्चन जरूर आएगा. तो मानचित्र भी देखेंगे. मानचित्र आपको दिखाई देता होगा, मैं इसके डिटेल्स में बता दूं. गैदरिंग इन प्रैक्टिस कहाँ कहाँ पर होता है? हाई लैटिट्यूड्स का मतलब है 60-40 के अबव, ऊपर वाले जो 60 से अबव वाले जो क्षेत्र है वो हाई लैटिट्यूड माना जाता है उत्तर में. तो हाई लैटिट्यूड क्षेत्र का पूरा जो यूरेशिया, कनाडा का उत्तरी क्षेत्र, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका का जो कनाडा है, कनाडा का उत्तरी क्षेत्र, ये शामिल होते हैं. इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन का जो एरिया है, और इसके अलावा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, ये क्षेत्रों में भी जो है वो गैदरिंग प्रैक्टिस है वो चलता है. अगर हम एशिया की बात करें तो ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, नॉर्थर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया का जो ऊपर का जो कुछ देश है जो ऑस्ट्रेलिया फ्रिंज है, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंटीरियर पार्ट भी यहाँ पर भी जो है वो इसका खेती होता है. बच्चों, इसका जो मैप है, मैप को जरूर आप तय कर लीजिए कैसे करना है. आगे बढ़ते हैं. और पास्टरलिज्म में का तात्पर्य है वो पशुचरण, अगर हिंदी में क्या बोलते हैं पशुचरण. जैसे बात से पता चलता है कि पशुओं का चरना. जैसे आदिम जीवन से मनुष्य एक जगह पर रहना आरंभ किया या फिर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, तो उस समय उसको लगा कि इस तरह का जीवन जो वो आगे भी जी नहीं पाएगा. तो उन्होंने कुछ रियलाइज़ किया कि हमें डोमेस्टिकेशन करना चाहिए, और इस तरह से जो है जानवरों को वो पालना प्रारंभ कर दिया. और इस तरह से आज भी देखते हैं हम लोग, गाय भैंस जो भी घर में देखते हैं, ये सब जो पालतू जानवर उन्हीं का बनाया हुआ है. और इस तरह से उस समय के जो लोग हैं अपना जीवन यापन के लिए पशुओं को अपने साथ रखते थे, और यहाँ से वहाँ वो पशुओं के साथ वो घूमा करते थे, और इस तरह का जीवन व्यवस्था था उनका. अगर ये पास्टरलिज्म की बात करें, इसका भी दो टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ पास्टरलिज्म. द फर्स्ट वन इज नोमैडिक हर्डिंग.
and the second one is the first one is nomadic herding and the second one is commercial livestock rearing. The first one is nomadic herding. Nomadic herding का मतलब, nomadic का मतलब ही है कि वो घुमक्कड़, nomadic herding, इसको हिंदी में बोलते हैं चलवासी पशुचारण। यानी कि चलवासी अपने साथ लोग जो है पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरी जगह पर वो चलते थे और पशुओं एवं साथ साथ उनको जो भोजन और पानी की तलाश में, और इस तरह से जो वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। और इसी में आता है एक और चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इस तरह से नोमैडिक हर्डिंग जो है वो पशुओं को साथ में लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना, ये उनका काम का एक हिस्सा था और उसी पर वो निर्भर करते थे। खास करके क्योंकि उसका जो बेसिक नीड्स है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब के सब जो है वो उसी के ऊपर निर्भर था, जानवरों के ऊपर, या फिर वो जानवर जो एनिमल्स उनके साथ रहते थे उनके ऊपर निर्भर था, या फिर वनस्पति पर निर्भर रहते थे। और इस तरह से इनका एक जाति होता था नोमैडिक हर्डिंग का, तो विशेष जाति जो है वो कुछ एरिया को कवर कर लेते थे और विशेष उसी क्षेत्र में जो है वो अपना जो मवेशी है उनको वो हर्डिंग करते थे। और इस तरह से इनका एक ट्रेडिशन था, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग नोमैडिक जो है वो अपना अपना एरिया को ले कवर करके उसी में जो है अपना जीवन यापन करते थे। अगर हम इसकी बात करें तो आज भी जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया में जो अफ्रीका के जो क्षेत्र है वहाँ पर कैटल्स आज भी है, जो गाय आज भी वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, पालते हैं वो, क्योंकि वो क्षेत्र जो उसके लिए बिल्कुल लायक है। अगर हम सहारा की बात करें या फिर अलास्का के डिजर्ट की बात करें तो वहाँ पर सीप है, गोट्स है और कैमल्स है, ये सब जो वहाँ पर पाला जाता है। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे माउंटेनियस एरियाज है वहाँ पर कुछ क्षेत्र जैसे तिब्बत है, एंडीज जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर खास करके याक, तिब्बती क्षेत्रों में याक नामक जीव का एक पालते हैं। दूसरा लामास, जो एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों में लामास जो है वो पाला जाता है। और आर्कटिक और आर्कटिक के जो क्षेत्र है वहाँ पर रेंडियर, जो विश्व के जो उत्तरी जो क्षेत्र है, जो हाई लैटिट्यूडनल एरियाज, आर्कटिक एरियाज एंड सब आर्कटिक एरियाज, द रेंडियर्स, वहाँ पर जो है रेंडियर्स फेमस है और इस तरह से ये इसका उपयोग करते हैं। इसमें अगर मैप में देखेंगे हम लोग, इसके 3 प्रमुख क्षेत्र है, वो तीनों क्षेत्रों को हम बता देते हैं। मैप आपके सामने होगा और मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैप का जो वर्क है वो, क्योंकि एक मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें। द कोर रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक सोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। The second region extends over the tundra region of Eurasia. तो ये पास्टोरल नोमैडिज्म का, जो नोमैडिक हर्डिंग का 3 प्रमुख क्षेत्र है, जिसका आपके सामने एक मैप होगा जो मैप दर्शाता है। आप ध्यान दीजिए थोड़ा, मैं उस रीजन को जो है समझाने की कोशिश करूंगा। जो द कोर रीजन, जो ऊपर भी जो रीजन दिखाई दे रहा है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक सोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका के देखिए उत्तरी भाग में देखिए, ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला, पूरा वहाँ से लेकर अरेबियन पेनिनसुला तक। और हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट रीजन की बात करते हैं हम लोग। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये मैप अभी आपके सामने होगा और उस मैप के माध्यम से आपको जानना है कि ये जो एरिया से कहाँ पर है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। द कोर रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम द अटलांटिक सोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल एशिया। यानी कि अफ्रीका से शुरू होकर चाइना तक का ये भाग है, ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है। यहाँ पर जो है वो पास्टोरल नोमैडिज्म ज़्यादा मिलता है। दूसरा क्षेत्र देखते हैं, दूसरा सेकंड जो रीजन है, द सेकंड रीजन एक्सटेंड्स ओवर द टुंड्रा रीजन ऑफ
यूरेशिया, यूरेशिया का जो उत्तरी भाग है, जो टुंड्रा भाग है, वहाँ पर इस तरह के जो है वो देखने को मिलता है। और तीसरा है, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर देयर आर स्मॉल एरियाज इन साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड ऑन द आइलैंड ऑफ मडागास्कर। अफ्रीका का एक भाग और मडागास्कर जो आइलैंड है अफ्रीका के वेस्ट बगल में, इसमें भी जो है इस प्रकार की जो नोमैडिक हार्डिंग वो ज़्यादातर जो है वो दिया जाता है। अच्छा, ट्रांसह्यूमंस की बात करें, ये होगा ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास का मतलब है एक तरह का प्रवास है जब पहाड़ियों में और ठंड का मौसम नहीं रहता है, या फिर पहाड़ियों में ठंड का मौसम जब होता है तो वो क्या करते हैं, नीचे उतर जाते हैं निचले इलाकों में, जो मैदानी इलाकों में। और जैसे ही मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ने लगता है तो वापस वो पहाड़ियों की ओर चले जाते हैं, पूरा अपने मवेशियों के साथ लेकर। इस तरह से ये जो है ट्रांसह्यूमंस क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द प्लेन एरियाज टू माउंटेन्स during summer and again from mountain areas, the mountain pastures to plain area during winter is known as transhumance। इसको याद रखिएगा। और इसी तरह से अभी हम लोग देखेंगे इन रीजन में कुछ आज भी जो है वो वहाँ पर देखने मिलेगा। हिमालय में उत्तर भारत में गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीस एंड बोटियास, ये कुछ जाति के हैं जो आज भी जो है वो ऋतु प्रवास करते हैं, विशेष मौसम में वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद इसी तरह का एक टुंड्रा रीजन है जो एशिया का उत्तरी भाग में, जो हाई लैटिट्यूड में देखते हैं एरिया में टुंड्रा, वहाँ पर भी जो है वहाँ के आदिवासी भी, वहाँ के जो लोग हैं टुंड्रा रीजन में एस्किमोस, वो भी जो है वो ऋतु प्रवास करते हैं। इसके बाद आज हम देखते हैं तो ये जो नोमैडिक हार्डिंग, ये धीरे दिन पे दिन जो है वो कम होता जा रहा है। कम होने के पीछे भी दो कारण हम बता सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है लोग, जो देश है वो अपना पॉलिटिकल बाउंड्री को मजबूत कर दिया है, यानी कि वो हम बाउंड्री को पार करके जा नहीं पाते हैं। दूसरा देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कई सारे सेटलमेंट प्लान बनाता है, प्लान के हिसाब से, तो फिर वहाँ जो ये जो हार्डिंग है जो वो जो है वो संभव नहीं हो पाता है। नोमैड्स जो है वो अपने मवेशियों को लेकर वो यहाँ वहाँ जा नहीं पाते हैं, एक कारण है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, इसका जो सेकंड पार्ट है। ओके, अगला टॉपिक हमारा कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। यहाँ पर देखते हैं लाइव स्टॉक वही है, पशुओं को पालन करना, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आ जाता है, वो है कॉमर्शियल। जब हम कॉमर्शियल की बात करते हैं, पूरे तरह का जो ये जो प्रक्रिया है वो व्यापार से जुड़ा होता है। और जो अनलाइक नोमैडिक हार्डिंग, द कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग इज मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड, एक तरह से जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड होगा। दूसरा, इसमें जो है कैपिटल इंटेंसिव भी होता है, जो धन है वो ज़्यादा खर्च किया जाता है कॉमर्शियल में, क्योंकि इसको ये यहाँ पर जो है ना, खास करके जो साइंटिफिक वे से बड़ा बड़ा जो रैंचिंग होता है, उस रैंचिंग में कई तरह के जानवरों को भी पाला जाता है, और उनसे जो उत्पाद जो वो खास करके दूध, मांस, जो उससे संबंधित जो भी है वो अलग अलग जगहों पर, जैसे मैकडोनाल्ड है या फिर KFC, इस तरह के जो भोजनालय है उसको सप्लाई भी होता है। तो इस तरह से कॉमर्शियल मतलब क्या है, जानवरों को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जो है वो रखना, और वहाँ पर एक ही तरह के जो एनिमल्स है उसको अलग से जो है वो रखा जाता है। और फिर वहाँ पर इनके जो नस्लें हैं, नस्लों को सुधारा जाता है, और समय समय पर इनको दवाइयाँ दिया जाता है, मेडिसिन। तो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है उसको खास करके, क्योंकि इनका उद्देश्य होता है व्यापार करना, जो उनको व्यापार करके, जैसे तुमने देखा होगा कुछ जानवर जैसे गोट, सीप, इसका ऊन का जो व्यापार होता है, और ऊन के लिए वो पालते हैं वो। और ऐसे उत्पादों को खास करके जहाँ पर ये एक बड़ा बड़ा जो रैंचिंग होता है,
तो वहीं पर सब कुछ साइंटिफिक तरीके से पैकिंग का जो सामान है वहीं पर रहता है और वहीं से पैक होता है और अलग अलग देशों में ये एक्सपोर्ट हो जाता है। इस तरह से ये कॉमर्शियल रेयरिंग, इसका भी हम जरा देखते हैं। खास करके कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के जो एक प्रमुख देश है, खास करके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूएसए, दीज आर द डेवलप्ड कंट्रीज। और ये कंट्रीज जो है खास करके कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग में आगे है। इसका अगला भाग देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर, जो कृषि। कृषि जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप का एक प्रमुख हिस्सा है। लगभग पूरे विश्व में इस प्रक्रिया को सब करते हैं। जब मानव अपनी चरम अवस्था में था, यानी कि वो एक जगह पर जब घुमक्कड़ जीवन से जब एक जगह पर रहना शुरू किया, तो तब जो कृषि का आरंभ किया। और कृषि के आरंभ करने समय जहाँ पर वो ठहरा, वहाँ का जो भौतिक वातावरण, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसके अलावा वो सामाजिक जो व्यवस्था और आर्थिक क्रियाएं, ये तीनों के प्रभाव में एक नया जो है वो एग्रीकल्चर सिस्टम को उन्होंने इंगित कराया। और वही सिस्टम आज क्या है उसी के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। इसका जो पहला जो पार्ट है, पहला है जो कृषि का, वो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का तात्पर्य यहां पर जान लेते हैं हम लोग। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का तात्पर्य है जो कृषि उत्पाद, जो उत्पादन होता है, उन उत्पादों का या तो स्वयं किसान स्वयं या फिर उसके परिवार या फिर उसके जुड़ा हुआ जितने भी लोग हैं वो स्वयं जो है वो कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर मीन्स द वन इन विच द फार्मर या फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल। यानी कि यहाँ पर जो पैदावार होता है उस पैदावार का जो पूरा हिस्सा या तो फार्मर या उससे संबंधित लोग जो है वो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अगर हम सिंपल बात करें तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो जीवन निर्वाह पद्धति है। यानी कि अपना जीवन निर्वाह के लिए किसान जितना पैदावार करता है वो अपने लिए ही कर लेता है। इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। और इसमें हम दो कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। अगेन जो हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे, पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर and the second one is intensive सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो पहले हम देखते हैं जो पहला जो टॉपिक है हमारा प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता चल गया कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ जुड़ा हुआ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब आदिकाल, यानी कि आदिम मानव जब था उस समय का जो है वो एग्रीकल्चर कैसा था। आदिम यानी कि पुराने तरीकों से किया गया कृषि। तो यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर इसको एक और नाम जाना जाता है, वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब है लोग जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे अभी हम एक विशेष जगह पर, जैसे अभी लोग जो गए और उसके बाद प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। किसान क्या करता है, एक एरिया को जंगल साफ कर लेता है और जंगल साफ करने के बाद उसे जला देता है। जला के उस राख को जो है पूरा मिट्टी में बिखेर देता है। बिखेरने के पश्चात उस पर वो कृषि करता है और इस तरह से 1-2-3 साल करने के बाद फिर उस जगह को वो छोड़ देता है, फिर स्थान को चेंज कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और इसका एक और नाम है
स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। और खास करके जो एग्रीकल्चर वो करते हैं वो 2 या 3 साल के बाद उस जमीन में अगर पौष्टिकता खत्म हो जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। और खास करके अभी भी जो ईस्टर्न, जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में कुछ हिस्से में आज भी जो इस तरह का खेती होता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चलेंगे हम लोग, जूमिंग के नाम से जाना जाता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। वहाँ पर आज भी जो है वो वहाँ कुछ विशेष जाति है वो जूमिंग करते हैं। और इसके अलावा मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको में लदांग नाम से जाना जाता है इस तरह का एग्रीकल्चर। और इसको अगर हम मानचित्र में देखेंगे तो आपके सामने एक मानचित्र आएगा, तो मैं उसको जरा बता दूं। तो मानचित्र में देखेंगे जो प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर widely practiced by many tribes in the tropics, especially in Africa, South and Central America and Southeast Asia। इन क्षेत्रों में जो है खास करके जो ट्रॉपिकल रीजन है, इन क्षेत्रों में जो है वो इस तरह की जो कृषि है वो किया जाता है। ट्रॉपिकल का मतलब जो 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के उत्तर और दक्षिण के बीच में, ये क्षेत्र में जो है वो इस तरह की जो कृषि है किया जाता है। और कुछ क्षेत्र जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं और मध्य अमेरिका भी इसमें शामिल है। तो बच्चे इसका मैप जो है वो जरूर करेंगे आप लोग, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे ये था एग्रीकल्चर सिस्टम। अब ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसका अगला भाग में हम इसका जो बाकी जो बचे हुए जो टॉपिक्स है उसको लेंगे। और आज मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। फिर हम अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।